नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास को आज लगातार करते हैं। जो हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था समायोजन की हमने कल परिभाषा, विशेषताएं, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन किया था तथा आज इससे संबंधित समायोजन स्थापित करने के लिए जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष अर्थात या अप्रत्यक्ष मानसिक जो मनोरचनाएँ कहलाती हैं या रक्षात्मक युक्तियों के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने कई रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली जो रक्षा युक्ति है, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएँ, दूसरी गौड़ मानसिक मनोरचनाएँ। तो इसमें सबसे पहली प्राथमिक मानसिक मनोरचना, गौड़ मानसिक मनोरचना। तो इसमें देखिए गौड़ मानसिक मनोरचनाएं। अप्रधान मनोरचनाओं से तात्पर्य ऐसे मनोरचनाओं से होता है जो मनोरचना की मदद से प्रमुख वास्तविकता का पलायन कर जाते हैं और अपने आप को समायोजित करने की विधि को अपनाते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर हमें परेशानी हो रही है, किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस क्षेत्र से पलायन कर देना, आत्मीकरण करना, प्रक्षेपण करना, अंतःप्रक्षेपण करना, विस्थापन करना, क्षतिपूर्ति, स्थानांतरण, स्वप्न चित्र आदि के माध्यम से हम क्या है कि अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। इनको हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे प्रमुख मनोरचनाएं, सबसे पहले युक्तिकरण। युक्तिकरण को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, औचित्य स्थापन, तार्किक कारण, परिमीकरण। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसमें अपनी सफलता के पीछे तर्कसंगत कारण तलाश करके औचित्य स्थापन किया जाता है। अर्थात इसमें क्या है कि हम कोई भी अपनी सफलता प्राप्त होती है या फिर असफलता प्राप्त होती है, उसमें अपनी सफलता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, अंगूर एवं लोमड़ी वाली। तो उसमें अंगूर खट्टे हैं, जब लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं आते हैं तो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। नींबू हाथ नहीं आते हैं तो नींबू मीठे हैं। बहाना बनाकर औचित्य स्थापित करना। जैसे किसी की अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो नौकरी मेरे लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का जो औचित्य स्थापन मानसिक मनोरचना है वो है दमन। इसमें सबसे पहले फ्राइड ने इसका प्रयोग किया था तथा ये दुखदायी विचारों घटना अचेतन मन में भेज देता है और जिसे दमन कहा जाता है। जैसे हमारे सामने कोई भी दुखद घटना होती है, उस दुखद घटना को अचेतन मन में भेज देता है, अर्थात कम से कम वो याद रखी जाती है। यह अचेतन अवस्था की प्रक्रिया है जिसमें उन बातों को भूलना चाहता है जो हीन, दोषी व अयोग्य बनाते हैं। अर्थात इसमें मनुष्य क्या है कि उन सभी बातों को भूलना चाहता है जिससे मनुष्य का मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है, असंतुलित होता है तथा उसके जो दुखद घटनाएं हैं उन सभी दुखद घटनाओं को वो भूलना चाहता है। इसके बाद अगला है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रतिगमन पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। अर्थात इसमें क्या है कि जैसे कोई बालक है, किशोर अवस्था का बालक है या फिर व्यक्ति है, वो व्यक्ति बच्चे अपने पुराने समय जैसी हरकतें करने लग जाता है। उन हरकतों को ध्यान में रखकर और बालक जैसा व्यवहार करता है। जैसे कोई 8 वर्ष का बालक है और अपने छोटे भाई को घुटनों चलता हुआ देखता है, तो उसके साथ साथ वो घुटनों के बल चलता है, तो उसका क्या है, ये प्रतिगमन। अर्थात उस बच्चे की तरह ही वो अपना व्यवहार करना चाहता है। अंगूठा चूसता है या फिर बिस्तर पर कोई पेशाब कर जाता है, तो इस तरह से उसके एज के हिसाब से ये कार्य अनुकूल नहीं है, तो ऐसा कार्य करता है तो वो कौन सी युक्ति आती है, वो प्रतिगमन की। इसके बाद रूपांतरण में व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में बता देता है। अर्थात
बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनाव में रहता है, तो जब कोई इससे पूछा जाता है कि इस तरह से आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो कह देता है कि मैं बीमार हूँ। अर्थात उसने क्या कर लिया, उस युक्ति का रूपांतरण कर लिया, रूप को दूसरे रूप में ले लिया, अर्थात अपने तनाव को उसने बीमारी का नाम दे दिया। इसके बाद उदात्तीकरण। उदात्तीकरण को हम शोधन के नाम से भी जानते हैं, मार्गांतरीकरण के नाम से भी जानते हैं। उस युक्ति में व्यक्ति अपने समाज विरोधी आदत, इच्छा को समाज में माननीय रूप में बदल देता है, अर्थात उसकी कोई भी इच्छा है या विरोध की भावना है, उसे समाज में एक माननीय रूप में वो बदल देता है, तथा वो चाहता है कि सृजित विश्व में पलायन भी इसे कहते हैं। जैसे लड़ाई झगड़े करने के बाद एक बालक है जो समाज में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, तथा जब उसे उसकी क्षमता का एहसास कराया जाता है तो वो मुक्केबाज बन जाता है, पहलवान बन जाता है। दूसरी तरफ प्रेम में असफल व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में वीरता प्राप्त करता है और वीरता चक्र प्राप्त लेके आता है। इसके बाद प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण इसमें अंतर्निहित इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया जाता है। जैसे मन बना लेवे, मुँह हिलावे लेवे, मुँह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत, अर्थात जैसी उसकी पर्सनैलिटी दिखाई दी जाती है उस पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका व्यवहार एवं क्रिया नहीं की जाती, तो उसमें प्रतिक्रिया निर्माण, अर्थात उसकी जो इच्छा है, इच्छा के बिल्कुल विपरीत उसको उसका व्यवहार कराया जाता है। दूसरा है समन। समन में अपनी इच्छा को दबा लेने पर हम सचेतन बलपूर्वक उत्पीड़न को भूलना चाहते हैं। अब समन क्या है कि इसमें देखिए, जैसे कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम छोड़ना भी नहीं चाहते और छोड़ भी नहीं सकते, और उस का जो हमारे बीच में कोई भी अगर तनाव उत्पन्न हुआ है उस तनाव को हम भूलना चाह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के जरिए से, जैसे सुबह सुबह कोई भी दूध देने वाला आता है और दूध देने वाले से किसी न किसी प्रकार से हमारी उससे बहस हो जाती है, तो अंत में हम क्या बोलते हैं कि जो हुआ वो हुआ, आगे से ऐसा काम मत करना, और उस कार्य को हम बलपूर्वक भूलना चाहते हैं कि इस तरह से हम ये कार्य नहीं कर रहे। तो ये क्या है, समन। इस तरह के व्यवहार को हम समन का रूप दे सकते हैं। इसके बाद गौड़ मनोरचनाएं। इसमें सबसे पहली है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में अपनी एक अयोग्यता को दूसरे क्षेत्र में योग्यता से ढक लेना ही क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे कोई विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजित स्थापन करता है। क्षतिपूर्ति क्या है कि हम कोई किसी एक क्षेत्र में अगर कमजोर हैं, उस कमजोरी को हम दूसरे क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके उसकी क्षति का पूर्ति कर सकते हैं। आत्मीकरण या तादात्म्य। आदर्श व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना, दूसरे के व्यक्तित्व को अपना समझना, सफल व्यापारी तथा की सफलताओं को आत्मीकरण करना ही आत्मीकरण कहलाता है। इसके बाद अंतःप्रेक्षण। मैं ही ईश्वर हूँ। दूसरों की विशेषताओं को अपने अंदर देखना, किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा व्यवहार करना अंतःप्रेक्षण कहलाता है। इसके बाद नकारात्मक व्यवहार। गलत व्यवहार करके अपने को महत्वपूर्ण स्थापित करना। जैसे प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी खड़ी करना। वास्तविकता अस्वीकरण युक्ति। इसमें वास्तविकता को स्वीकार कर देना, जैसे कैंसर पीड़ित होने पर यह कहना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद सहानुभूति युक्ति। इसमें दुखद स्थिति में दूसरों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, उस दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी न करके उसकी सहानुभूति को, अपने अंदर सहानुभूति प्रदर्शित की जाती है और उसको ये दिखाया जाता है कि
वह दूसरे व्यक्ति का शुभ चिंतक है और उसे सहानुभूतिपूर्वक ही व्यवहार किया जाता है। इसके बाद मन तरंग, कल्पना तरंग तथा दिवास्वप्न। इसमें हवाई किले बनाए जाते हैं बच्चे के द्वारा, बहुत काल्पनिक बातें सोची जाती हैं तथा इसके अंतर्गत कल्पना में वह किसी कार्य को अगर वास्तविक रूप से नहीं कर रहा है तो वो कल्पना के जरिए से करने की सोचता है और कल्पना के जरिए से उस कार्य को करता है तथा अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। जो वो वास्तविक रूप से उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है वह काल्पनिक दृष्टि से उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में मौलिक लक्ष्य व इच्छा, ये लक्ष्य है। लक्ष्य व इच्छा के स्थान पर, मौलिक लक्ष्य व इच्छा के स्थान पर लक्ष्य या इच्छा को अपनाया जाता है। गलत टाइप हुआ है, लक्ष्य व इच्छा को अपनाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर बनने का लक्ष्य कोई व्यक्ति बनाता है तथा उसमें असफल होने पर कंपाउंडर बन जाता है। अर्थात एक लक्ष्य में जब वो अपना सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसी से संबंधित दूसरे प्रकार के पद को उदाहरण कर लेता है, वह उसका प्रतिस्थापन कहलाता है। अब इसके बाद प्रक्षेपण युक्ति। प्रक्षेपण युक्ति में जैसे प्रेम की कमी है तो उसका आरोपण दूसरे व्यक्ति पर स्वयं की कमी, स्वयं की कमी है तो उसका आरोपण वो दूसरों पर रखता है तथा दूसरों पर रख के या फिर परिस्थिति पर या वस्तु पर आरोपण रख के वो अपने आप को समायोजित करता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को इन युक्तियों को धारण करके वो समायोजित रहने का प्रयास करता है। तो आज हमने जो समायोजन की प्रमुख युक्ति हैं उनको प्रमुख रूप से पढ़ा है। आप इनको 2 से 3 बार देखना। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।